नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम रणनीति में हम बताएंगे कि आखिर किस तरीके से लगातार 2024 की चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से कमर कसते नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी रणनीति को अमला जामा पहनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आखिर जो 400 पार का नारा दिया गया है एनडीए की तरफ से, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कहा गया है कि बीजेपी की इस बार 370 प्लस सीटें आने वाली हैं और अगर एनडीए को जोड़ लेते हैं तो 400 का आंकड़ा पार करने जा रहा है एनडीए। लेकिन क्या रणनीति होगी ये हम समझेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से जो चुनौती दी जा रही है एनडीए को, उसमें भी बड़ी चुनौती देने के साथ ही कई बड़े वायदे और दावे किए जा रहे हैं। उन दावों की क्या रणनीति होगी वो भी समझेंगे। लेकिन 24 की रणनीति में अब सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। लगातार हमले बोले जा रहे हैं। नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर भी इस दौरान जारी है। लेकिन 13 मार्च के बाद यह भी जताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 7 से 8 चरणों में मतदान होने की संभावना जताई जा रही है और नेताओं के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है इस बीच। और सियासी घमासान के बीच आप एक दौर और भी देख रहे होंगे कि जिस तरीके से नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है, वो आखिर कब थमेगा। एनडीए 400 पार का नारा का लक्ष्य रखा है एनडीए ने, वो भी हमने आपको बताया। बीजेपी 370 के पार लाने की तैयारी में पूरी तरीके से जुटी हुई है। बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन तैयार है और कितना तैयार है यह भी हम समझेंगे। विपक्ष की एकजुट होकर हराने की पूरी तैयारी जो है, क्या वो कामयाब होगी क्या? और कई राज्यों में अगर सीटों के शेयरिंग के फॉर्मूला की हम बात करें तो वो भी अब इंडिया गठबंधन की तरफ से लगभग अंतिम रूप देने की पूरी कवायद में अब इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी का मेगा प्लान क्या है उसको समझें हम, तो बीजेपी ने चुनाव के लिए अपनी पूरी कमर कस ली है। बैठकों का दौर जारी है दिल्ली में और इसके साथ ही अब प्रदेशों में भी वो बैठकें होंगी। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता अब चुनावी समर में उतरने जा रहे हैं और चुनावी रैलियों को माध्यम से अब प्रदेश की जनता को भी फिलहाल अभी सौगातें मिल रही हैं और 29 फरवरी को पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ सकती है प्रत्याशियों की। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का हालांकि ऐलान कर दिया गया है। कई प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और पहली सूची में 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से, यह बताया जा रहा है। नेताओं के बीच अब सियासी घमासान मचा हुआ है और इस सियासी घमासान को लेकर के पूरी तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। बीजेपी का यह मेगा प्लान है और पीएम मोदी अमित शाह को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस बार अमित शाह भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं, माना यह जा रहा है। इसके साथ 2019 से हारने वालों की जगह नए चेहरों को उतारा जा सकता है, यानी नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। बीजेपी जिन चेहरों पर दांव खेलेगी वो जिताऊ कैंडिडेट होंगे और पूरी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। बीजेपी में कमजोर सीटों के लिए बनाई जा रही है बड़ी रणनीति और यह कहा जा रहा है कि जो कमजोर सीटें हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन सीटों पर शिकस्त हासिल की थी, उन सीटों को कैसे मजबूत किया जाए, यह भी पूरी तरीके से रणनीति बनाई जा रही। कमजोर सीटों के लिए बड़ी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस बीच वार पलटवार भी जारी है। नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा वो भी आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन की रणनीति आपको समझाते हैं। सभी दलों में बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है। सामंजस्य किया जा रहा है कि सभी दलों के साथ सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो आसानी से तय कर लिया जाए, आसानी से हो सके। मिलकर पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े, यह भी पूरी तरीके से जताया जा रहा है। और एनडीए 400 पार का जो नारा एनडीए ने दिया है उसको कैसे रोकना है, इस पर भी इंडिया गठबंधन अब पूरी तरीके से काम करता नजर आ रहा है। दिग्गजों के खिलाफ बड़ा चेहरा उतारने की पूरी कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में अब जो तैयारियां हो रही हैं वो बीजेपी के खिलाफ खास रणनीति बनाने की पूरी कवायद तेज है। लेकिन इन कवायद के बीच आखिर कांग्रेस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता के बीच
जो वार पलटवार का दौर जारी है, जरा वो भी सुनिए आप। मैंने बोला कि 400 पार वो बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन इस बार वो घर पार्लियामेंट से बाहर बोल के बोला मैं। और सर अखिलेश जी जल्दी मान जाएंगे सर, सब कुछ ये सब कुछ ठीक होगा। इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दिया, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो 2024 की रणनीति किसकी क्या होगी, आज हम समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे हम उनकी ही पार्टी की रणनीति समझेंगे कि आखिर किस तरीके से यह दावा जो किया जा रहा है 2024 में सत्ता पर काबिज होने का, 2024 में दिल्ली में कुर्सी पर बैठने का, वो किस रणनीति के तहत होगा, यह हम समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरबजीत सिंह जोहल जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे समझेंगे कि आखिर बीजेपी की क्या रणनीति है और बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए सर। और इसके साथ ही कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर रशीद चौधरी जी। डॉक्टर रशीद चौधरी जी से हम समझेंगे कि आखिर क्या रणनीति है कांग्रेस की। सर बहुत स्वागत है आपका। तो 2024 की रणनीति में आखिर कौन सफल होता नजर आएगा, कौन रणनीति को अपने अमली जामा पहना पाएगा बिल्कुल सॉलिड तरीके से, वो हम समझेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का समझ ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बड़ा दावा कर रही है, 400 पार का नारा दे रही है, 370 की बात करिए बीजेपी खुद सीट लाने की। दूसरी तरफ बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन को लेकर के, जो अभी तक आप लोग कह रहे थे कि टूट गया, बिखर गया, चुनाव तक टिक नहीं पाएगा, वो अब एकजुट होता नजर आ रहा। कैसे आपको लगता है, क्या रणनीति है 400 पार की? देखिए पंडित जी, आप सबको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी की क़यादत में आज पूरा देश, पूरी दुनिया आज ये मान चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस कदर पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश में और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। मैं समझता हूं कि 370 और 400 से पार गठबंधन, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में एक एक कार्यकर्ता अपने काम के लिए लगा हुआ है। आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं फोटो देख रहा था, इसमें नीतीश तो पहले से ही गायब है और मैं समझता हूं कि ममता का भी पता है कि राहुल आएगा तो सब कुछ बहा के ले जाएगा, और ये सच्चाई है। तो आज जो हमारी अपोजिशन है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये गठबंधन जो है, ये आप देखेंगे इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा, ये कहीं टिक पर नहीं पाएंगे, ये कहीं पर भी नहीं है, ये ग्राउंड में है ही नहीं है, लोगों के बीच ही नहीं है। ये गठबंधन महज एक दिखावा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। अब जो अलायंस है, पंजाब में तो अलग से आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ है वहां, ऐसे ही कहीं साथ है कहीं। अब इनकी मजबूरी है, सबको मिलके मोदी जी को हराना है, लेकिन ये होगा नहीं। आज पूरा हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, और पिछली बार से भी देखिए पहले कितनी सीट आई थी, दूसरी बार बढ़ी, इस बार 370 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुस्तान से पार्लियामेंट की सीटें ले जाएगी, और गठबंधन जो है वो 400 से पार जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर ये 370 का जो आपने नारा दिया, थिंक टैंक जिसने भी इस पर काम किया, भारतीय जनता पार्टी का जो भी थिंक टैंक रहा, क्या स्ट्रेटजी रही कि 370 ही नारा दिया? 71 भी हो सकता था, 69 भी हो सकता था। देखिए 370 एक बड़ा मुद्दा था जो पिछले 70 साल से यहाँ विकास, आज देखिए यहाँ IIT, IIM, एम्स, फ्लाईओवर, टनल्स, कहां विकास नहीं हुआ है। पंचायतों को सशक्तिकरण किया, पहली बार पता चला कि पंचायतों के पास कितना पैसा आया। DDC, BDC, ये जो सरकारें थी 70 साल से, इन्होंने आज तक लोगों का विकास ही नहीं होने दिया था। मंत्रियों के पास आपको एक खंबे के लिए जाना पड़ता। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, यहां पर रोज आए दिन हमारी आर्मी पे पत्थर, आज कहां पत्थरबाज, कहां आज वो नारा लगाने वाले जो रोज यहां पर आए दिन तशद्दुद करते थे। आप जाइए कश्मीर में,
आज देखिए कश्मीर में वहां पूरे होटल पैक हैं, शिकारे वाले को काम है, टैक्सी वाले को काम है, पूरा हिंदुस्तान आज कश्मीर की तरफ जा रहा है। आज सर्दियों में भी वहां फुल पैक चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को कितना बड़ा मान सम्मान मिला है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरअंदेशी है, और हमेशा जम्मू कश्मीर को वो हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की एक एक सीट हम सबको भारतीय जनता पार्टी के झोले में डालनी है, और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो इसके लिए लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चौधरी साहब, क्या रणनीति है कांग्रेस की? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा दावा कर रही है, और इंडिया गठबंधन को लेकर के भी अभी भी जो पेच फंसे हुए हैं वो अभी सारे सुलझे नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ राज्यों में भले ही एक साथ आप लोग मैदान में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव अलग लड़ रहे हैं, या तो बात ही नहीं बन पा रही है। ये जो प्रोग्राम का नाम है रणनीति जी, तो रणनीति में जो हमारी इंडिया अलायंस की रणनीति है वो तो है, मगर जो हमारे खिलाफ रणनीति है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बीजेपी की एक ही रणनीति हमारे खिलाफ बनी, जिसकी वजह से लोगों को लगता है जो काफी सारे चैनल से और जगहों से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि आप इसके बिलबोर्ड से पीछे देख सकते हैं कि क्या लगता है लोगों को, वो इसलिए है कि जो ईडी है, सीबीआई है, और जितनी भी एजेंसियां हैं, जो मीडिया पे प्रेशर है, चीजें हैं, ये सारी इकट्ठी करके हमारे खिलाफ एक रणनीति बनाने की कोशिश की गई, जिसमें नीतीश कुमार जी जो है पहला शिकार हुए, और वो इस वजह से भी हुए कि उन्होंने देख लिया था बिहार में उनके हाथ कुछ लगने वाला ज्यादा है नहीं, तो चलो किसी न किसी के पाले में किसी न किसी तरह चले जाए। जहां तक और स्टेट्स का ताल्लुक रहा, धीरे धीरे ये जो वेंजेंस की राजनीति है, ये जो बदले की रिवेंज की राजनीति है, ये बीजेपी चाहे जितना मर्जी चला ले, मोदी जी अमित शाह जी जितना मर्जी चला दे, ये होगा नहीं। और आपका भी यही हाल है। अभी मैं बिलबोर्ड पीछे देख रहा हूं, किसी केवल एक साइड में मोदी जी और राहुल जी हैं, बीच में जितने भी बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, इतने स्टॉलवर्ड लीडर्स हैं। कोई एक दो लीडर्स हो सकते थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट वकार रसूल साहब है अभी यहाँ, जी मीर साहब इतने स्टॉलवर्ड लीडर हैं। चलिए ठीक है, आप बड़े नेताओं को कर, लेकिन सर दरअसल होर्डिंग और बैनरों से चुनाव नहीं, ये मीडिया के से नहीं, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है चौधरी साहब, एक बात समझिए चौधरी साहब, एक बात मेरी समझिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी केवल इतनी है कि जनता को सच्चाई दिखाना है, जनता के बीच में सच्चाई पहुंचाना है, और आपसे सवाल पूछना है, नेताओं से, राजनेताओं से सवाल पूछना है, जिम्मेदारों से सवाल पूछना है, और मैं जवाब लूंगा और लेता रहूंगा। अगर आप इसे मजबूरी समझते हैं तो ये आप समझिए, जनता क्या समझ रही है, जनता सब जानती है। अब रुकेंगे आपको, दरअसल यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। स्वागत है। हम समझ रहे हैं 2024 की रणनीति एनडीए वर्सेस इंडिया। सरबजीत जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर आप लोग बड़ी उहापोह की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। ये लगातार विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा था। सीट बंटवारे को लेकर के सामंजस्य नहीं बना पा रही थी इंडिया गठबंधन। लेकिन अब अगर हम एनडीए का जिक्र करें, कैसे संभव हो पाएगा? बिहार में अगर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम, आरएलपी, एलजेपी, लगातार 7-8 ये पार्टियां हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे बिठा पाएंगे? और इसके साथ महाराष्ट्र में हम जाते हैं, एनसीपी, शिवसेना, कैसे सीट बंटवारा कर पाएंगे? उद्धव का भी अब मन कहीं ना कहीं आपके प्रति मोहित होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनके जो बयान हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में राजभर बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल तो 2 सीटें आप देते थे, 8 से 10 से 12 सीटें मांग रही हैं आज। कैसे सीट सामंजस्य आप बनाएंगे? ये जो यहां तक भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी रणनीति जो है वो ग्राउंड पे है, लोगों के बीच है, आवाम के बीच है। हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं वो भी बड़े मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और आप देखेंगे
कि ये जो इंडिया अलायंस है, अभी आप देख रहे हैं इसका क्या हशर। सबसे पहले बनाने वाला नीतीश कुमार बीच में से गायब हो गया, ममता जी का अभी कुछ पता नहीं है, आम आदमी पार्टी जो है वो भी ऐसा ही करना चाहती है, कहीं पर है कहीं पर नहीं, अभी इलेक्शन आने दीजिए सब बिखर जाएंगे। ममता जी को भी पता है कि अगर राहुल गांधी लीड करेगा तो मेरा क्या हशर होने वाला है, जरूरत ही नहीं है बाकी लोगों को आगे आने की लाने की, सबको पता है कि राहुल गांधी जहां जहां जाएगा वहीं वहीं सफाया हो जाएगा। तो ये सारा जो अलायंस है, लेकिन खबर आ रही है कि 5 सीट देने के लिए दीदी तैयार हो रही है कांग्रेस को। हाँ, लेकिन आप देखिए दीदी भी समझदार है और मुझे लगता है कि वो आएंगी नहीं, बड़ी काफी हद तक उसको मालूम है कि जब भी वो कांग्रेस के साथ गई हैं उनका बुरा हशर हुआ है। तो मैं समझता हूं कि उनके भी आप देख लीजिए, आप उद्धव जी के बयान अभी 1-2 दिन में सुन लीजिए, अभी आते आते देखिए कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगता है, उसके बाद ये सब बिखर जाएंगे। और यही लोग थे, सबसे जो लीडर था इनका बड़ा, उनका भी देख लीजिए, वो सब उनको सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की क़यादत में आज पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान का, भारत का डंका बज रहा है, वो सब उसके साथ आना चाहते हैं। और ये जो आंधी है, ये आंधी जो है ये 400 से भी पार जाएगी, आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो ये जो अब जो अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, कहीं पर किसानों को बुखलाकर वहां पर हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर और उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जम्मू कश्मीर से रहने वाले हैं, मैं यहां से डीडीसी हूं, बॉर्डर के बिल्कुल 0 पॉइंट पे है, आए दिन रोज बॉर्डर के पाकिस्तान की फायरिंग होती है, हम लोग वहां से पलायन करके पीछे आते थे। आज माइके लाल की हिम्मत है पाकिस्तान की, यहां से गोले भी जाएं तो वहां से गोली भी नहीं आती है। ये स्थिति आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो क़यादत में जो आज भारत विकसित भारत की तरफ जो बढ़ रहा है, ये सब लोग जानते हैं। बॉर्डर के हमारे जम्मू कश्मीर के एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब आया नहीं सर। मेरा सवाल ये था कि जब लगातार इतने दलों को तोड़ने का जो आप पर आरोप लग रहा है, या वो स्वच्छंदता से आपके साथ हार रहे हैं, इनको कैसे आप सीटों को देकर के संतुष्ट कर पाएंगे? क्योंकि लगातार इनकी मांग भी बढ़ रही है ना, डिमांड इनकी बढ़ी हुई है सीटों को लेकर के। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की क़यादत में सबको पता है ये बिल्कुल सीट शेयरिंग का जो है ये काम हो जाएगा। ये तो इंडिया को प्रॉब्लम है, इंडिया दल को, जो इंडिया अलायंस है उनको प्रॉब्लम है। यहां पर एनडीए में सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत लीडरशिप है, वो ये बड़ी आसानी से जो अलायंस पार्टनर है उन सबको पता है उनकी जो हैसियत है, हैसियत से बढ़िया भारतीय जनता पार्टी उनको देती है, पहले भी देती है, और ये बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। मजबूत लीडरशिप का आप जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर राशि जी, यहाँ सबसे बड़े सवाल अगर हम देखें कांग्रेस में, तो लीडरशिप को लेकर के ही खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल, और यह पूछा जाता है कि आखिर कांग्रेस में कौन सा ऐसा नेता है जिसकी मजबूत लीडरशिप हो, वो इंडिया को संभाल सके या कांग्रेस को संभाल सके, क्योंकि कांग्रेस में ही खेमे देखने को मिलते हैं, एक नहीं कई। देखिए, मजबूत लीडरशिप की जहां तक बात है, तो आपने थ्रू द कोर्स देखा होगा, 1-2 साल की ही हम बात करें तो आपने भारत जोड़ो यात्रा देखी है, उसका रिस्पांस लोगों का देखा है। उसके बाद जो स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं वो आपने देखे हैं, खास करके कर्नाटका इलेक्शन, उसके बाद इमीडिएटली क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी। और हमारे पास लीडरशिप की जो डेफिनेशन है, जो बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में, वो बड़ी डिफर करती है। बीजेपी में 1 मैन रूल की डेफिनेशन है और उसको वो लीडरशिप कहते हैं। मोदी जी और अक्का दुक्का और किसी आदमी के बगैर वहां किसी का नाम नहीं है, कोई चलता नहीं है। अभी एक मैं आज वीडियो क्लिप देख रहा था, अभी 3 दिन 4 दिन जो पहले अधिवेशन हुआ इनका, उस अधिवेशन में बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा साहब को, राजनाथ जी को और अमित शाह को, सबको बाहर कर दिया, और इशारा करके किसी ने बाहर किया, वो लाइव है, सब चैनल्स पे चला। सिर्फ एक मोदी जी का नाम, एक मोदी जी आदमी व्यक्ति के तौर पे, एक आदमी का 1 मैन रूल जो है वो चल रहा है। हमारी लड़ाई तो देश का संविधान बचाने की है, डेमोक्रेसी बचाने की है, और उसमें जो लीडरशिप है उसमें हमारे प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, इज एबल लीडर। 9 बार सांसद रहना कोई आम बात नहीं होती है, और हर जगह से हर तरीके से वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सोनिया जी फॉर्मर प्रेसिडेंट है, राहुल गांधी फॉर्मर प्रेसिडेंट। लेकिन आरोप तो ये लगातार लग रहा है ना कि खड़गे साहब कोई फैसला ले पाते हो, तो बताइए। आरोप तो कांग्रेस पर ही बना है, आरोप ये प्रोपेगेंडा जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोनेंट्स जिस हिसाब से बीजेपी परेशानी में करती है, वो करती आई है और करती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल जो फैक्ट है वो ये है कि ये पहले कहते थे प्रेसिडेंट नहीं होता, कोई और नहीं होता, चुनाव हुआ, प्रेसिडेंट बने, उनका टर्म जब पूरा होगा नया प्रेसिडेंट जो है वो आएगा। तो ये एक प्रक्रिया है और ये कोई नई बात नहीं है। अगर हमको 2 सांसद वाली पार्टी, और कभी एक सांसद भी नहीं था, और 1960 की दहाई में लेट कहीं आकर के
70s में आरएसएस ने झंडा जो है तिरंगा उसको अपनाया और अपने कार्यालय पर लहराया। ऐसे लोग अगर हमको ठीक है इस सर, भाषा अभी में इतिहास पर फिलहाल नहीं जाएंगे, उसमें जाने की जरूरत नहीं, हमें भविष्य को देख रहे हैं, भविष्य में चर्चा कर रहे हैं, इतिहास में नहीं जाएंगे अभी क्योंकि फिर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, समय कम हो जाएगा। दीदी का यहाँ पर जिक्र जरूर आया है। दीदी 2 सीटों के लिए तैयार थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब 5 पर बात चल रही है। लेकिन वो जो 3 सीटें बढ़ा रही है दीदी, वो दूसरे राज्यों में मांग कर रही कांग्रेस से। असम में आप दीदी को सीटें देने के लिए तैयार हैं क्या? देखिए, असम हो या बंगाल हो, ये रणनीति जो है जो इलेक्शन पास आएगा जाहिर होती जाएगी। और ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमको चुनाव, जैसे पंजाब का इन्होंने एग्जांपल दिया सरजीत जी ने कि आप अलग लड़ रही है, हम अलग लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम इकट्ठे लड़े इंडिया अलायंस या अलग लड़े, मुद्दा ये है कि विनेबिलिटी कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे आए। तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं, जो क्राइटेरिया है, उनको देखा जा रहा है। और हो सकता है कि असम में भी दीदी के साथ कुछ जगहों पर उनको कुछ दिया जाए, बंगाल से हमें 5 की जगह कुछ इंक्रीज हो, उसमें हो। ऐसी चीजें जो हैं, ये लीडरशिप डिस्कशंस जो है उनके साथ तय जारी है और थोड़े दिन लगेंगे, ये सब कुछ बाकी भी स्टेट्स में सामने आएगा। और हम यहाँ एक चीज भूल रहे हैं कि पूरे का पूरा साउथ जो है वो बीजेपी से बाहर है, उसकी चर्चा नहीं होती है। हम नॉर्थ इंडिया में बैठ के जब भी चर्चा करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको फोकस हमारा हिंटरलैंड रहता है। करते हैं, आइए नॉर्थ कर लेते हैं, वो भी देश का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तमिलनाडु पे आते हैं सर। तमिलनाडु पर एआईडीएमके और डीएमके को लेकर के जिस तरीके से वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, खैर लास्ट टाइम अगर आपका हम जिक्र करें तो लगभग आप लोगों का जो गठबंधन रहा 38 सीटों पर आप कामयाब रहे। 1 सीट पर उधर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, एनडीए खेमे में गई। लेकिन इस बार जो है आप किस तरीके से वहां पर रणनीति बनाते नजर आए? क्या लगता है कि आपको वहां पर इस बार आप मजबूत हैं उसी स्थिति में? देखिए, अब की बार एडवांटेज ये है कि दोनों ही पार्टियां जो हैं, एआईडीएमके और डीएमके जो हैं, दोनों ही पार्टियां हैं जो उन्होंने, एक पार्टी ने काफी हद तक नाता जो है एनडीए से रखा, मगर अब वो उकताए हुए फील हो रहे हैं। उनके साथ भी कुछ बातचीत चल रही है। एक पार्टी जिनके साथ हमने पीछे चुनाव लड़ा था वो तो है ही है। और सर्टेनली तमिलनाडु का जो तमिल एक हेरिटेज है, एक ऐसी स्टेट है जिसने भारत को हमेशा दिशा दी है। और वो स्टेट पढ़े लिखे अच्छे लोगों की स्टेट है, उसमें सारा देश का जैसा चीजें हैं, उससे कुछ अलग राजनीति भी वहां होती है। नहीं, तो अलग राजनीति तो होती है, मैं मानता हूं। केवल तमिलनाडु नहीं, हम आंध्रा में जाएंगे, आंध्र प्रदेश में भी वहां की भी स्थिति बदलती नजर आ रही। और इस बार इस बार अगर आप देखे होंगे तो प्रधानमंत्री जी लगातार दौरे भी कर रहे हैं, जिस बात को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए उस गढ़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। क्या इसका लाभ मिलेगा नहीं क्या? और राम मंदिर, क्योंकि वहां पर अगर सनातन धर्म को लेकर के हम जिक्र करें और सनातन को लेकर के जिस तरीके से इंडिया खेमे से जो आवाज उठी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बखूबी भुनाने की कोशिश की है। तो इसका क्या आपको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा इस बार, आपको लगता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 3-4 अगर मुद्दे ना हो तो उनका चुनाव लड़ने का कोई पर्पज और कोई कंपेन रहती नहीं है। उनमें से पाकिस्तान, मुसलमान, राम मंदिर, कश्मीर, ये कुछ चीजें थी 370। अब इसमें 2 तो निपट गए और अच्छी तरह से निपट गए, अच्छी बात है। बाकी जो चीजें रही हैं उसमें बीजेपी जो कोशिश कर रही है, कभी पुलवामा के नाम पर पिछला चुनाव लड़ा, ये राम मंदिर के नाम पर लड़ा। राम मंदिर की आस्था सबकी है, मगर वोट जो है जिस प्रकार से एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स जो है उसका आगाज हुआ, इस सब को लेके, एक रिलीजियस चीज को लेके, मुझे लगता है कि देश की जनता इसके लिए प्रिपेयर नहीं। आस्थाएं सबकी हैं, वो अच्छी बात है, मगर जब वोट देने की बारी आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि इस कैसा होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन साउथ का अगर हम जिक्र करते हैं तो साउथ में जमीनी मुद्दों को लेकर के वहां की जनता मतदान करती है, बात ये सच है। लेकिन सनातन को लेकर के भी वो लगातार जिस तरीके से जो भावनाएं हैं, वो अपनी भावनाओं को आहत कभी नहीं करना चाहती, क्योंकि साउथ के ज्यादातर लोगों का नाम देखेंगे तो किसी न किसी भगवान के नाम पर भी उनके नाम तक मिलते हैं। और यही वजह है कि सनातन को लेकर के जो इंडिया खेमे से आवाज उठी सनातन के विरोध में, उसका पूरा लाभ बीजेपी या हम कहें इंडिया खेमा लेने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, आएंगे सर और समझेंगे आगे की रणनीति, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
रणनीति में हम समझेंगे आगे की रणनीति। साउथ का यहां पर जिक्र आया तो साउथ की भी बात कर लेते हैं कि आखिर एनडीए की क्या रणनीति है साउथ के लिए, साउथ प्लान क्या है वो समझ लेते हैं। सरबजीत सिंह जोहल जी, साउथ का यहां पर जिक्र हो गया, तमिलनाडु का जिक्र हुआ, आंध्र का जिक्र हुआ, कर्नाटक का भी हम कर लेते हैं। तमिलनाडु में तो इस बार आप अकेले हैं, आपके साथ अभी फिलहाल कोई नजर आ नहीं रहा है। कैसे आपको यह लगता है कि आप साउथ का किला फतह कर पाएंगे? कर्नाटक में आपको जो विधानसभा के चुनाव में शिकस्त मिली उसको कैसे आप रूपांतरित कर पाएंगे लोकसभा के चुनाव में जीत में? देखिए पंडित जी, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि साउथ में हमारी पहले से बेहतर पोजीशन है इस बार। यहां तक कर्नाटका का चुनाव है वो पहले हो गया, उसमें क्या क्या मुद्दे थे, लेकिन जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है कर्नाटका से भी हम स्वीप करेंगे और हमारी तमिलनाडु में बहुत अच्छी स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी वहां। तो मैं समझता हूं कि आने वाले इलेक्शन में बहुत बढ़िया तरीके से आप देखेंगे। और मैं अपने साथी की एक बात का जवाब देना भूल गया, ये कह रहे हैं कि यहाँ सिंगल मैन शो मोदी जी हैं, ये उल्टा चोर कोतवाल को डंडे। अरे भाई कांग्रेस में है, पहले राहुल फिर सोनिया फिर उसके बाद प्रियंका फिर राहुल फिर सोनिया, वहां पर ऐसी स्थिति है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो अगर काम करेगा वो कहीं भी, ये एक एग्जाम्पल है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किस परिवार से आते हैं, आज देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरी बार दोबारा बनने के लिए जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम 400 के पार जाएंगे। ये जो आज आप बता रहे हो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ सबका साथ सबका विश्वास सभी कार्यकर्ताओं के साथ लेके चलने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। सिंगल मैन शो वाली पार्टी जो है वो तो कांग्रेस है। वहां देखिए वो उसको 30 साल हो गया राहुल गांधी को लॉन्च करते, उधर नहीं जाएंगे अभी मुझे लगता है 20 साल और लगेंगे। ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाएगा, फिर इसमें आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। सवाल ये है कि 400 का आप नारा दे रहे हैं और इसके लिए जीतना, सबसे बड़ी जो जीत हासिल करना वो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र है, मुझे ऐसा लगता है। तो महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे को लेकर के कैसे आप सामंजस्य बना पाएंगे, मैंने पहले ही आपसे पूछा। बिहार में जो अब जेडीयू की स्थिति बनी है, 16 सीट पर जेडीयू और 17 पर आप आए थे, लेकिन इस बार जेडीयू की स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं। जनता भी इस बात को समझती है कि साहब लगातार एक पंचवर्षीय योजना में एक बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है वो 3-3 बार ले रहा है, दल बदल कर रहा है बार बार। विधायकों का तो हमने सुना था, लेकिन मुख्यमंत्री की यह स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी यादव वहां पर विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, जनसैलाब उनमें उमड़ रहा है, लेकिन ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा ये नहीं, ये भविष्य के गर्द में है। लेकिन आप वहां पर कैसे अपने आप को अपनी सफाई दे पाएंगे? रोजगार के मुद्दे को लेकर के लगातार वो गिर रहे हैं कि जब तक हमारी सरकार थी 17 महीने में हमने रोजगार दिए, जनता की समस्याओं को सुना, आप कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए यहां तक बिहार का सवाल है। बिहार में नीतीश कुमार बहुत समझदार इंसान है, उनको पता है कि ये जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ये इलेक्शन में बिल्कुल सफाया कर देंगे और वो समझदार है, वो स्थिति समझता है, इसीलिए उसने दोबारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का दामन थामा है। आप देखेंगे बिहार में हम टोटली स्वीप करेंगे, महाराष्ट्र और यूपी में टोटली स्वीप करेंगे, राजस्थान और गुजरात में टोटली स्वीप करेंगे, हरियाणा में हम टोटली स्वीप करेंगे, जम्मू कश्मीर में, यहां आप देखिए आज कश्मीर की हालत, कश्मीर में हमारे आए दिन हमारे जो मुसलमान भाई हैं वहां पर ऐसे जन सैलाब उमड़ा हुआ है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आप आने वाली इलेक्शन में देखेंगे साउथ में पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है, इसीलिए 370 का नारा जो इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी है माननीय प्रधानमंत्री जी की क़यादत में हम 370 क्रॉस करेंगे और जो एनडीए का अलायंस है वो 400 से पार करेगा और 404 सीट आएगी। अगर पिछली बार 303 आई थी, इस बार 404 से हम क्रॉस करेंगे। आप जब इलेक्शन होगी, रिजल्ट आएंगे, आप देखेंगे ये जो इंडिया गठबंधन दिशाहीन जो आए दिन जिसने लूटा है 17 साल, देखो लोगों ने देखा है इन सबको, यहाँ क्या काम हुए हैं। आज देखिए 6 लेन IIM, अब यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ पर पहली बार डेमोक्रेसी लोगों को पता चला, 3 टायर सिस्टम आया, ये लोग एक सिंगल मैन जो मंत्री होता था उसके हाथ में सब होता था, आज वहां का पंच, आज वहां के सरपंच को कितना पैसा, जो इन्होंने इलेक्शन करवाई 2 रुपये सरपंच को नहीं देते थे, आज DDC BDC सरपंच पंच, एक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर का और लोगों को पता चला है
कि आज कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की क़यादत में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि हम बहुत ज्यादा मजबूती के साथ आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता, आज देखिए यहां पर ये कह रहे थे कि यह इकॉनमी आज देखिए हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है पूरी दुनिया में। हम 5th नंबर पे आ गए हैं, हमारी जो इकॉनमी है, जो ग्रोथ है, आज हम 5वें नंबर पर दुनिया में आ गए। और तीसरे नंबर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है पूरे देशवासियों के साथ, विकसित भारत के साथ, कि हम तीसरे नंबर पे दुनिया में अपनी जो पोजीशन है हमारी फाइनेंशियल, उसको लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत जल्दी और लोगों को आज विश्वास है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। डॉक्टर राशिद जी, सवाल ये उठ रहा है, बार बार जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हो रहा है, तो अब जम्मू कश्मीर का अगर हम जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन आए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक ऐसा स्टेट हो रहा है जहां पर IIT है, एम्स है, IIM है, लगातार शिक्षा का हम देखें, चिकित्सा का देखें, रोजगार का देखें, लगातार दावे किए जा रहे हैं, सरकार काम कर रही है, आप दिशाहीन हैं, कोई मुद्दे ही नहीं है आपके पास। जम्मू कश्मीर पे ही 1 मिनट दे दीजिए और मैं ये स्कोर सेटल कर लेता हूं। बात ये है कि IIM नाम, IIT नाम जो बनाने वाला शख्स था उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो इनॉग्रेट करने वाला IIM को और IIT को था वो है उमर अब्दुल्ला, और देवेंद्र राणा आज बीजेपी में है, वो वहां से नगरोटा से सांसद थे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। ये रिंग रोड का जो सर्वे है ये पिछली सरकार का, एम्स जिसकी एक्सपेंशन पॉलिसी गुलाम नबी आजाद वाज द हेल्थ मिनिस्टर इन द UPA व्हेन ही डिड ऑल ऑफ द थिंग्स, और पर वो है मोदी जी की 127 स्कीमों में से 72 स्कीमों का सिर्फ नामकरण करके मोदी जी ने नाम चेंज किया और कुछ भी नहीं किया है। और उसमें मनरेगा, मोदी जी का वो भाषण याद किए जिसमें वो रोए थे कि मनरेगा में इतना बड़ा कांड हुआ, और फिर जब वर्ल्ड बैंक ने उसको अप्रिशिएट किया, दुनिया भर ने उसी को पैसा दिया, और फिर वही स्कीम आज देश की सबसे बड़ी और बढ़िया स्कीम है। यह है डेवलपमेंट। यहां पर आप जब डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट देखिए एवर हाईएस्ट है हमारे प्रदेश में, एवर हाईएस्ट। ये सरकार के स्टैटिस्टिक्स हैं। यहां पे मलिक साहब गवर्नर थे, उन्होंने J&K बैंक स्कीम का बताया, मोदी साहब के रिकमेंडेशन पे 300 करोड़ की फाइल रिकमेंड होनी थी, उन्होंने रिजेक्ट की, आज उन पे ED बैठी हुई है। 2000 करोड़ का पावर स्कीम हुआ, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? 1200 पोस्टें सब इंस्पेक्टर की बेची गई, वो एग्जाम रद्द हुआ, हमने प्रोटेस्ट किया, करने के बाद आज बच्चे उसमें दोबारा से लगे, कोई पता नहीं अब तक कौन है, कौन एजेंसी हायर कीजिए। इस देश के बीच में गुंडागर्दी चल रही है, अनडेमोक्रेटिक रूल चल रहा है। बीजेपी के पास सिर्फ केवल एक राजनीति और एक स्टैटिस्टिक्स और एक फिगर है, इन्होंने मुझे लाया, तो लेट मी क्लियर द फैक्ट्स विद इन अ मिनट और मे बी 30 सेकंड। वो ये है कि हमारा जो भी काम होता है उसके विरोध में ED, CBI, इवन जुडिशरी, मीडिया, स्टील स्नैच, हुक्कर क्रुक, डू और डाई, किसी भी तरह बीजेपी जानती है सत्ता में आना, और हम जानते हैं आदर्शों की राजनीति, हम चाहते हैं डेमोक्रेसी की राजनीति, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको कहते हैं उसकी राजनीति। जब इनसे इन्फ्लेशन पे बात करो तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, जब इन पे कर्जे की, जिसका लाखों करोड़ रुपया कर्जा हम पे आज मैंने कहा कि 2 गुना से ज्यादा, एग्जैक्ट फिगर आई कैन गिव यू विद इन अ मिनट, वो हो गया, उसकी बात नहीं करते, इन्फ्लेशन की बात नहीं करते, एवर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी बात नहीं करते। और देश के अंदर जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जितने प्रोजेक्ट आज ये जो रास्ता हमारा बन रहा है, एक्सप्रेस वे हाईवे, बाहर की कंपनियां, क्योंकि इनके लोगों ने कमीशन, लेकिन आरोप तो यही लगता है ना सर, आरोप तो यही लगता है कि आप इन योजनाओं को कागज पर उतारते थे, वर्तमान की सरकार धरातल पर उतार रही है, आरोप ये लगा है। ये विमान रातों रात आ गए, ये चीजें रातों रात बन गई, IIM रातों रात बन गए। क्या डेवलपमेंट सिर्फ 2014 से हुई है? ऐसा नहीं, वाजपेयी जी ने भी डेवलपमेंट की थी, गुजराल साहब ने भी डेवलपमेंट की थी, मोदी जी भी कर रहे हैं, पीछे भी हुई और आगे भी डेवलपमेंट चलती रहेगी। केवल एक आदमी का चेहरा और एक आदमी के नाम पे हर एक चीज करना, और वो इस तरह से करना कि आप हर एक चीज को मैनेज करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार कैसे गई, देश के सामने है, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गई, देश के सामने है। तो ये षड्यंत्रकारी राजनीति जो कौन षड्यंत्र रच रहा है और कौन अपनी रणनीति बनाता नजर आ रहा है, ठीक है सर, उसको हम बेहतर तरीके से समझ पाए आपसे, और जनता भी देख रही है। आने वाले समय में जनता को निर्णय करना है कि आखिर वो किसके साथ जाती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणनीति किस तरीके से 2024 की बनाई जा रही है फतह करने के लिए, हमने इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों को समझने की कोशिश की और समझा कि आखिर किस रणनीति पर वो काम करते नजर आ रहे हैं और किस रणनीति के तहत 2024 का चुनाव फतह करेंगे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7। नमस्कार।